So after that, ROE, return on equity. So ROE is amount of income retained as a percentage of the shareholders of equity. So return on equity measures the corporations of the profitability of revealing much profit company and guaranteed with the and a number of the invested. So ROE is equal to NPAT, net profit after tax, upon total number of equity multiplied by 100. So next is one problem here given here. So this following is the balance is the relevant extract from the profit and loss account and the balance sheet of X Limited as on 31st March 2014. So profit and loss account for the year ended 31st March 2014. ओके क्या दिया इसके अंदर सबसे पहले हमें टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है इनकम स्टेटमेंट. तो उसके अंदर क्या दिया हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है 80,000. उसके बाद टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 27,000. टू प्रोविजन ऑफ टैक्स 13,000 एंड हमारा नेट प्रॉफिट कितना है 80,000. उससे पहले क्या दिया हमें इसे में बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिला है हमें 2 लाख. ओके सो हमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ है कैरेट डाउन यहाँ पे 80,000. ओके उसके बाद है बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2014. एक एग्जांपल है प्रॉब्लम नहीं दिया हुआ एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ जिसके अंदर ये दिया है कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2014. सो शेयर कैपिटल्स अंडरस्कम 600 7% ऑफ प्रेफरेंस शेयर 100 इच फुल्ली पेड कितना दिया हुआ है यहाँ पे 60,000. ठीक है उसके बाद क्या दिया हुआ है देखिए 1500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इच फुल्ली पेड 1,50,000. ओके उसके बाद दिया हुआ है रिजर्व जनरल रिजर्व. उसके बाद कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व एंड डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड. सो जनरल रिजर्व 40,000 कैपिटल रिजर्व 30,000 एंड डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड 20,000. उसकी टोटल कितनी आई यहाँ पे 90,000. ठीक है सो इसका पूरा कितना है टैली हुआ है टोटल एम्प्लॉयड इसका है 3 लाख. उसे कहते हैं हम प्रोप्राइटर्स फंड. क्यों क्योंकि शेयर प्लस सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व इज इक्वल टू आवर प्रोप्राइटर्स फंड. सो कितना मिला हमारा फॉर्मूला देखिए क्या दिया है रिटर्न्स ऑन प्रोप्राइटर्स फंड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड मल्टीप्लाई बाय 100. सही है. सो नेट प्रॉफिट कितना है हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ पे 80,000 और हमारा प्रोप्राइटर्स फंड कितना है मिला टोटल करके प्रोप्राइटर्स फंड हम लोग का 3 लाख. ओके सो 80,000 अपॉन 3 लाख कितना आया मल्टीप्लाई बाय 100 26.6. समझ में आया यहाँ तक. सो उसके बाद है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड is the financial ratio that measure of company's profitability and the efficiency with the each capital employed. Okay so return on cost of goods is equal to EBIT earning before interest and tax upon total capital employed is called owner's fund plus borrow fund multiplied by 100. So from the following information calculate the rate of return on capital employed. Sales given 50 lakh and capital employed rupees 40 lakh and profit on rupees 6 lakh. Okay so formula क्या है return on capital employed का PBIT profit before interest and tax upon capital employed multiply by 100. so PBIT कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया information calculate the ratio of the return of the capital employed of sales 50 lakh and the capital employed 40 lakh and profit earn कितना profit earn हुआ उससे पहले 6 lakhs. ओके उसके बाद उन्होंने क्या बताया है कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है हमें कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड 40 लाख. सही है. सो 6 लाख अपॉन 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 हाउ मच यू विल गेट हियर आंसर 15%. ठीक है. आफ्टर दैट आवर सेकंड एग्जांपल XYZ Limited has net income of rupees 10 lakhs and this figure include interest expenses of rupees 1,20,000 and the taxes of 2,80,000 when the total asset of the company's IDs of 400 lakhs. Calculate the return on total asset. So EBIT upon total asset is equal to how much our EBIT is given here. So our EBIT is given 14 lakh upon
400 lakhs. So total EBIT upon total asset is equal to, we will get 3.5%. So calculation on the return on total asset is equal to, we will get 3.5%. Okay, after that the example, I am going to take the one problem in financial mathematics by the help of ratio analysis. Let's see. So फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के अंदर हमने एग्जांपल देखे, तो उसी तरह एक ये प्रॉब्लम भी दिया हुआ है, ठीक है. सो फॉलोइंग द समरी बैलेंस शीट ऑफ द स्टार प्रोडक्ट लिमिटेड एज ऑन 31/3/2014. रेशियो एनालिसिस का प्रॉब्लम है. लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड क्या दिया, बैलेंस शीट दिया हुआ है. लायबिलिटी साइड में है इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, जनरल रिजर्व 3 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 25,000, 10% डिवेंचर 7,50,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,40,000, sundry creditors 2,30,000, bank overdraft given 3,95,000, provision for taxation 1,80,000, proposed equity dividend 1,50,000, and asset side fixed asset given 13 lakh, investment 4 lakh, after that stock 8,40,000, 50,000, sundry debtors given 5 lakh, prepaid expenses 40,000, advance income tax given 78,000, cash or bank balance 62,000, share issue expenses 10,000, and the last one is preliminary expenses given 30,000. So total of the balance sheet 32 lakh 70,000, 32 lakh 70,000. क्या कैलकुलेट करना है? You are required to compute the following ratios: current ratios and liquid ratios. So everyone knows about the current ratios formula. क्या है formula? Current asset upon current liability. So कौन से current asset है? Stock है, debtors है, prepaid expenses है, advance income tax and cash at bank upon current liability. क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रपोज्ड डिविडेंड. ये क्या है? हमारे करंट लायबिलिटीज है. सो सबसे पहले करंट एसेट की टोटल करनी है. 8 लाख स्टॉक दिया हुआ है 8,50,000, डेटर्स दिया हुआ है 5 लाख, सही है. उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है 40,000, एडवांस टैक्स कितना दिया हुआ है 78,000, एंड कैश एट बैंक है 62,000. अपॉन क्रेडिटर्स कितना है 2,30,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 3,95,000, उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 1,80,000, एंड प्रपोज डिविडेंड है 1,50,000. ओके, सो इसका कैलकुलेशन करना है हमें. सबसे पहले करंट एसेट कितना टोटल आया है 15,30,000. सो 15,30,000 डिवाइडेड बाय 9,55,000, सही है. कितना मिला 1.60, सही है. सो इसका आंसर आया करंट रेशियो इज इक्वल टू 1.60. उसके बाद क्या देखना है हमें? लिक्विड रेशियो. क्या फॉर्मूला है लिक्विड रेशियो का? क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी. सो क्विक एसेट इज इक्वल टू अवर करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस एडवांस टैक्स. ओके, सो अपॉन करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट. सो करंट एसेट कितने दिए हुए हम लोग के? करंट एसेट है हमारे टोटल जो हमने ऊपर फाइंड किए 15,30,000. ये क्या है? हमारे करंट एसेट है. उसके अंदर से क्या लेस होगा? स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस एडवांस टैक्स. ये तीनों दिया हुआ है, सही है. सो देखिए यहाँ पे 15,30,000 माइनस 8,50,000 माइनस 40,000 माइनस 78,000, कितना मिला 5,62,000. ये क्या है हमारा? ये है हमारा क्विक एसेट. उसके बाद में करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी कितना निकाला है हम लोग ने? करंट लायबिलिटी हमारा 9,55,000 माइनस अपना बैंक ओडी कितना है? बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ 3,95,000. सो 3,95,000. सो 5,62,000, सही है. सो कैसे कैलकुलेशन करेंगे अभी? 5,62,000 अपॉन क्विक लायबिलिटी कितना मिला 5,60,000. टोटल आंसर आया हमारा 1,001. सो 1:1 भी कह सकते. सो लिक्विड रेशियो इज वी विल गेट 1. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन बिलो कैलकुलेट करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, क्विक रेशियो एंड डेट रेशियो. ओके, सो स्टॉक गिवन 4,200, cash given 1,500, bank overdraft 2,200, creditors 4,000, debtors given 11,000, debenture given 1 lakh, fixed asset given 5 lakh, and account receivable given 25,000, and equity capital 3 lakh. Okay, so first of all we need to calculate current ratio. So current ratio formula current asset upon current liability.
सो क्या क्या है करंट एसेट दिए हुए हम लोग को, स्टॉक दिया हुआ है, सही है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है, सही है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर, कैश है, हम लोग का स्टॉक दिया हुआ है 4200 प्लस उसके बाद क्या दिया हुआ है, स्टॉक के बाद कैश दिया हुआ है, कैश कितना दिया हुआ है 1500 प्लस 11,000 प्लस 25,000, हाउ मच यू विल गेट 41,700। उसके बाद में करंट लाइबिलिटी, क्या करंट लाइबिलिटीज दिए हुए हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिटर्स, देखिए यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट और क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स। सो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है हम लोग का, बीओडी 2200 और क्रेडिटर्स है 4000, सो 41,700। उसके बाद में 2200 प्लस 4000, 6200 आया, ठीक है। सो कैलकुलेशन करना है हम लोग को, 41,700 divided by 6,200, how much you will get 6.72। सो हमारा करंट एसेट कितना आया, करंट एसेट इज इक्वल टू विल गेट 6.72। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, डेब्ट इक्विटी रेशियो, सही है। सो देखने के डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट ऑफ डेब्ट इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म डेब्ट मतलब डेब्ट अपॉन इक्विटी। सो इक्विटी कैपिटल मतलब अंदर क्या आता है, ओनर्स फंड आते हैं, सही है। सो डेब्ट इक्विटी कितना दिया हुआ है, डेब्ट इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग को लिए 1 लाख। देखिए प्रॉब्लम के अंदर देखिए डिबेंचर्स, ओके। सो डेब्ट इक्विटी जैसे हम डेब्ट रेशियो निकालते हैं, डिबेंचर्स ओके लोन फॉर्म में आता है 1 लाख। उसके बाद में क्या दिया हुआ है हम लोग को, उसके बाद में दिया हम लोग को इक्विटी, इक्विटी कैपिटल कितना दिया हुआ है 3 लाख, सही है। सो कैलकुलेशन करना है हम लोग को 1 लाख अपॉन 3 लाख, अपॉन 3 लाख, which will get 0.33:1। सो डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू विल गेट 0.33। उसके बाद में क्या कैलकुलेशन है, उसके बाद में दिया हुआ है कैलकुलेट क्विक रेशियो। सो क्विक रेशियो का क्या फॉर्मूला है, करंट एसेट माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके। सो करंट एसेट कितना दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर हम लोग को 41,700, जो बाद में हमने कैलकुलेट किया था टोटल करने के लिए 41,700 माइनस स्टॉक कितना है 4,200, हाउ मच यू विल गेट 37,500। उसके बाद क्या दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कितना टोटल आया था बाद में 6,200 माइनस अपना बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है बीओडी 2,200, हाउ मच यू विल गेट 4,000, सही है। सो 37,500 divided by 4,000, how much you will get 9.375। ये क्या हुआ हमारा कैलकुलेशन ऑफ क्विक रेशियो, ओके। सो उसके बाद में देखिए क्विक रेशियो 3.75, ओके। उसके बाद में दिया हुआ है कैलकुलेट डेब्ट रेशियो। सो डेब्ट रेशियो फॉर्मूला क्या है, टोटल डेब्ट अपॉन टोटल एसेट। सो टोटल डेब्ट हमारी कौन से है, करंट लायबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन क्या है, टोटल एसेट, करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट। सो करंट लायबिलिटी कितना दिया हम लोग को, पूरा करंट लायबिलिटी 6,200 प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट, डेब्ट मतलब अपने डिबेंचर्स, सही है। सो 6,200 प्लस 1 लाख। उसके बाद में करंट एसेट, करंट एसेट की कितने टोटल दिए हुए जो हमने ऊपर फाइंड की सबसे पहले 41,700, और हम लोग के फिक्स एसेट कितने दिए हुए हम लोग को 5 लाख, सही है। देखिए प्रॉब्लम के अंदर देखिए फिक्स एसेट हम लोग के कितने हैं 5 लाख, सही है। सो कैलकुलेशन करना है आप, सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड प्लस 1 लाख, सो कितना है 1,06,200 अपॉन कितना दिया हुआ है टोटल 41,700 प्लस 5 लाख, कितना आएगा 5,41,700, ओके। सो 5,41,700, हाउ मच यू विल गेट 0.1960, मतलब आएगा 0.20, ओके। हमने क्या किया उसका पहले अमाउंट निकाला है 0.91 का, राउंड फिगर आती है 0.20, समझ में आया तक। So after example or next point, life cycle planning. So life cycle financial planning help to you understand the various types of financial risks that an individual come across his life and developing proper plan to meet those changing of needs which can be so इसके अंदर हम क्या करते हैं
हमारा स्ट्रगलिंग पीरियड रहता है, ठीक है, अर्ली वर्किंग ईयर्स के अंदर। इसके अंदर हम ज्यादा सेविंग नहीं करते, हम क्या करते हैं, हमारा मनी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और अगर हमारा पैसा, अगर हमने पहले कहाँ से लोन लिया तो वो क्या करते हैं, लोन के अंदर वो पैसा डालते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, हम हमारे जो इमरजेंसी फंड्स है वो भी इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं। मतलब जब हम स्टार्ट करते हैं जॉब के लिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा फोकस रहता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, हमारे इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के ऊपर, ठीक है, और हमारी फैमिली के लिए, ठीक है, जो हम एक्सपेंड कर सके मनी। सो द अर्ली वर्किंग ईयर refer to period when the individual career developing and involve providing support to your family and managing burden. Example, loan. So first is under that early working years, establishing an emergency fund. So establishing of emergency fund, approximately 6 months for your income to be prepared from any unexpected events like job loss, health related expenses, etc. to protect your interests. तो इसके अंदर क्या होता है, अगर हम जैसे कहा मैंने कि हमें क्या करना पड़ता है, इमरजेंसी फंड क्रिएट करना पड़ते हैं, सही है। इसके अंदर अगर हम इमरजेंसी फंड क्रिएट करेंगे तो उसके हिसाब से क्या होगा, अगर हमारा इन फ्यूचर अगर जॉब जा सकता है, सही है, और कोई हेल्थ इशू निकल सकता है, तो हमें क्या करेगा, इमरजेंसी फंड क्या करेगा, हेल्प कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट अंडर कम प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड इशू रिलेटेड टू हेल्थ, लाइफ एंड disability insurance. So on early age also that something happen to you and the future in the financial burden won't be borne to pass on your family member of manage properly. इसके अंदर क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड इशू रिलेटेड हेल्थ इशू, लाइफ, उसके बाद रिलेटेड टू लाइफ, ठीक है। अगर इसके अंदर डेथ हो जाती है सडनली, अगर हमारा इंश्योरेंस रहेगा तो क्या हो सकता है, हमारी फैमिली को बाद में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक अमाउंट मिल सकती है जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी फैमिली, कहते हैं उसको कि एक इंश्योरेंस अमाउंट सेविंग अमाउंट के बराबर होती है, तो क्या होगा, हेल्प होगा उसके अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट, सो आफ्टर दैट और नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्ट सेविंग फॉर द रिटायरमेंट, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होता है कि हम जल्दी से जल्दी अगर हमने पैसे सेव किए तो हमारे लास्ट ईयर में क्या हो सकते हैं, वो काम आ सकते हैं, ठीक है, जब हम रिटायरमेंट होंगे, ठीक है। सबसे पहले मतलब जितने जल्दी हम इसके अंदर पैसे सेव करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, हमारा पेंशन प्लान का जो अमाउंट रहेगा वो ज्यादा होगा, सही है, और ज्यादा हमारे पैसे क्या हो गए, सेव हो गए इसके अंदर, सही है। तो this sooner you start to save, the better is the create less pressure to save and seek high investment return of your later years. Okay, so next is the later working years. उसके बाद next age group है 45 to 65 years के अंदर, ठीक है। So उसके अंदर क्या होता है, the later working years are characterized by the helping children become financially independent, carrying your parents, paying off loans, and so important plans also come. So under first, prepare for chronic illness and with long-term care insurance as is needed for the estate tax planning for provide the chronic illness. Or after that, next point, understand how much retirement saving you need so that you have a sufficient amount to generate living income in future by paying off all types in liabilities. So next point, review your sources of retirement income by working on your social security plan, other income sources that can help you to you and the retirement of your age. After that, our next point, consider purchasing an annuity that will be further increasing the amount of the guaranteed lifetime income that you receive. So these all type of working years, age of 45. After that, our next point, after work age of 65 years and onwards. As your working years come to an end of your priorities will shift from saving to living off your saving. So our first point, decide when to stop working. The decision to stop working will influence how you long your saving will last as the more the number of year of your work for more will be of your saving. इसके अंदर क्या होता है, एक ऐसा वक्त आएगा आफ्टर 65 ईयर्स एज के बाद कि आपको आपके सेविंग के ऊपर क्या होगा, आपका जो रिटायरमेंट प्लान है उसके ऊपर और आपके सेविंग के ऊपर आपका पूरा वक्त बिताना होगा, सही है। सो आपका कोई इनकम स्ट्रीम नहीं रहेगा सिवाय आपके रिटायरमेंट प्लान के और आपके सेविंग के सिवाय। इन्वेस्टमेंट क्या हमें रोक सके और प्रॉफिट को रोक सके, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क, देखिए कुछ टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क हमने रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड में देखे हैं। सो सेम ही है, वॉलेटिलिटी। सो वॉलेटिलिटी रिस्क
in the risk investing instrument that are move volatility could imply that the individual investing can experience significant rise or fall over a period of time every time the changing the risks are come in the volatility risk. देखिए volatility risk यानी क्या होता है इसके अंदर कि हम जो रिस्क के लिए रेडी होते हैं वो ही रिस्क हर टाइम हमें नहीं आता। इसके अंदर ये बताया गया है कि आपको अगर इस साल सबसे जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है तो क्या होता है बहुत सारी मार्केट की कंडीशन डाउन है, सही है। तो आपको हर साल यही रिस्क आएगा ऐसा नहीं, अगले साल क्या आ सकता है इस टाइम के अंदर फ्लड आ सकता है। मतलब रिस्क जो आएगा वो पता ही नहीं होगा कि कौन सा होगा, मतलब हर एक चेंज होगा रिस्क के अंदर। शायद रिस्क मतलब कोई नहीं भी आ सकता है लेकिन क्या होता है हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है उसकी वजह से, जो इसके अंदर बताया गया है वोल्टिलिटी इसके अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट capital risk. So whatever an investment is volatile or not, there is always a risk that can capital value may be fall. An individual needs to be aware before making such investment as there risks of capital involved. So our next point in capital after market risks. So everyone knows about the market risks. Okay, the new situations, innovations, competitors, these are come in market risks, right? So there are various factors in the investment. So market risks under come equity risk. It is the risk that apply the investment in share since the demand and the supply mainly lead to drop the market price of shares. After that, the second point in the market risk, interest rate risk. So it is the risk of losing money due to changes the interest rates debt instruments. देखिए इक्विटी रिस्क के अंदर क्या होता है, हमें पता है कि इक्विटी शेयर्स की प्राइस कैसे अप डाउन होती रहती है। ओके, उसी तरह ही इंटरेस्ट रेट क्या होता है फ्लक्चुएट होते रहता है, कभी सेम नहीं रहता। ओके, सो उसके बाद आता है और नेक्स्ट पॉइंट करेंसी रिस्क। एवरीवन नोज अबाउट द करेंसी रिस्क। ठीक है, आपको हर वक्त बता रहा हूँ कि डॉलर का रेट कैसा होता है, हर टाइम चेंज होता है, फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, आज अगर 75 है तो कल 70 हो सकता है, 73 हो सकता है, 78 भी हो सकता है। मतलब क्या होता है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फॉरेन ट्रेड के अंदर क्या होता है, हमें अगर कोई डील करते हैं तो क्या करते हैं डॉलर के रेट देखते हैं, उसी वजह से क्या हो सकता है हमें मार्केट में कभी नुकसान भी हो सकता है, कभी उसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर हम डील कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के अंदर तो हमें करेंसी रिस्क ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। सो इट इज द रिस्क ऑफ लूजिंग मनी ड्यू टू करेंसी फ्लक्चुएशन। फॉर एग्जाम्पल इफ द करंट वैल्यू ऑफ द INR लेस एज compromise of USD dollar or your Indian stock will be worth less in USD dollars. Okay, so our next point, liquidity risk. The risk of being unable to sell your investment at fair price and not getting the money when you want to know as the liquidity risk. So in this point, if you are selling some product and if you don't get the same money or same profit, so that's come liquidity risk. ओके अगर आप कोई अच्छा अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो मार्केट के अंदर और जो आपको रेट चाहिए उसी हिसाब से आपको अगर रेट नहीं मिल रहा है तो वो क्या हो सकता है आपका लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है। ठीक है, सो अपना जो प्राइस जो आपने तय किया है उसी हिसाब से अगर आपका प्रोडक्ट सेल हो रहे मार्केट के अंदर, ठीक है, आपको उसके अंदर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो आप उसको रिस्क नहीं कहेंगे। लेकिन ऐसी कोई रिस्क है जो आपका जो प्रोडक्ट सेम टाइप के अंदर अगर बिक नहीं रहा है, जैसा कि एग्जाम्पल लीजिए कि कॉम्पिटिटर्स हमारा सेम फीचर के साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वही रीजन होता है कि हमारा प्रोडक्ट कभी सेल नहीं हो पाता। ठीक है, या उससे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, तो अगर प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तो हमें क्या हो सकता है उसके अंदर लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है, मतलब उसको अच्छी प्राइस नहीं मिल सकती है। ठीक है, इट मीन्स व्हेन यू आर सेलिंग बट यू डोंट गेट द गुड प्राइस, आपका जो अच्छी जो आपने तय किए प्राइस वो आपको न मिलना, इज कॉल्ड आवर लिक्विडिटी रिस्क। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट concentration risk. So concentration risk, the risk of losing money due to concentration is a single investment is called concentration risk, which can be avoided by diversifying your investment and spreading the risk. इसके अंदर कैसा क्या है कि आपका हर जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका कॉन्सेंट्रेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने लास्ट पॉइंट के अंदर भी एक एग्जांपल दिया था कि अगर अपनी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई होगी, जैसे कि लास्ट एक पॉइंट देखा था हमने रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। अगर आपने आपके जितनी डाइवर्सिफाई होगी जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उतना आपको क्या होगा प्रॉफिट होगा। सही है, सो आपका ध्यान होना चाहिए कि कहाँ पे हमें आगे जाके इन्वेस्ट करना है तो आपका रिस्क कम होगा। अगर आपने डायरेक्टली इन्वेस्ट किया, आखिर आपने एक ही जगह इन्वेस्ट किया और अगर वो लॉस में चला जाता है तो क्या हो सकता है आपको बहुत सारा रिस्क आपको सहन करना पड़ सकता है, आपको हो सकता है।
सो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्क यही आपको बताता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिट रिस्क. So credit risks arise when any entity is unable to pay the interest and goes into financial difficulties. Hence, the credit rating of the bond need to be evaluated. It also known as difficult risk. So इसके अंदर आप क्या बताइए कि क्रेडिट रिस्क, अभी क्रेडिट रिस्क आपको कौन सी चीज के ऊपर आएगा, आपके इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। सपोज आपने कोई एक गोल्ड जो आपने खरीदा है, आपने उसके बाद आपको क्या किया, आपने वो उसके ऊपर लोन निकाला, मतलब गोल्ड लोन किया, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे कि आपको सिर्फ उसकी जो मुद्दल है, मतलब जो अमाउंट है वही भरनी है, आप इंटरेस्ट नहीं भरना चाहोगे और उसका इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, तो क्या हो सकता है, आपका वो गोल्ड मतलब वो लोग क्या करेंगे, नीलाम, वो हो सकता है, ठीक है, उसके अंदर। तो वही बताया उन्होंने कि अगर आप जैसा इंटरेस्ट रेट चेंज होता है उसी हिसाब से क्या होता है, आपका जो है जो 25 का गोल्ड, वो भी उसकी प्राइस भी क्या होगी, मतलब आपको आप भर नहीं पाएंगे, तो उसके अंदर आपको लॉस हो सकता है, सही है। और होता है क्रेडिट रिस्क के अंदर इंटरेस्ट रेट जैसा चेंज होता है वही उसके हिसाब से क्या होता है, आपकी अमाउंट आपको उतनी ज्यादा भरनी होगी। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है, बोलते हैं ना कि हर एक अमाउंट के ऊपर क्या होता है, इंटरेस्ट रेट लगता है। सपोज आपका अगर 1000 है, उसके अंदर आपका इंटरेस्ट इंक्लूड है, सही है। और उसके बाद अगर आपने वो पे नहीं किया इंटरेस्ट, या वो अमाउंट उस टाइम पे पे नहीं की, तो क्या होता है, उस अमाउंट के ऊपर भी जो ऑलरेडी इंटरेस्ट लग चुका है उसके ऊपर भी क्या होता है, फिर से इंटरेस्ट लगता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इंटरेस्ट रिस्क आपका बढ़ेगा, आपका क्रेडिट रिस्क बढ़ेगा। ये होता है क्रेडिट रिस्क के अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, reinvestment risk. So reinvestment risk, it refers to the risk of loss arising from reinvesting principal of income at the lower interest rate. Example, suppose of your purchase of bond paying 4% reinvestment. So risks affect you when the interest rate drop up, you need to reinvestment principal at least 4%. देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है कि अगर आपने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट किए, उसके ऊपर आपने क्या किया, 4% से आपने इंटरेस्ट दिया उसको, एक कस्टमर को, और उसके ऊपर अगर आपने फिर से री इन्वेस्ट की और आपको 4% से कम इंटरेस्ट मिल रहा है, 4% से कम प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो क्या होगा, आपका लॉस होगा। री इन्वेस्टमेंट के अंदर आपने एक बार इन्वेस्ट किया, आपको वहां पे प्रॉफिट जनरेट हुआ, प्रॉफिट मिला, लेकिन इसके अंदर आपने फिर से री इन्वेस्ट किया वही अमाउंट, और उस 4% से क्या मिला, आपको कम में प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है, आपका री इन्वेस्टमेंट रिस्क हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन रिस्क। सो इन्फ्लेशन रिस्क के अंदर क्या आता है कि द रिस्क ऑफ लॉस द परचेसिंग पावर ड्यू टू प्राइस राइज इज नोन एज इन्फ्लेशन रिस्क। इन्फ्लेशन reduce the purchasing power of money of over time. Cash and debt instruments like bonds are prone of inflation instrument like real estate and share offer some protection against inflation. सो इन्फ्लेशन रिस्क के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि एक तक हद तक प्रोडक्ट की प्राइस क्या होती है, इंक्रीज होती है, ओके। सो कभी डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर क्या रिस्क बताया गया है कि जैसे कि आप मान लो कि अभी प्रोडक्ट एक है गोल्ड, तो अभी फिलहाल गोल्ड की प्राइस कितनी हाई हो चुकी है, सही है। सो अगर कोई लोग इसके अंदर कोई खरीदना चाहते हैं तो क्या होगा, तो उसको सबसे महंगा पड़ सकता है, सही है। अगर किसी ने प्लान किया होगा कि हमें 2 महीने के बाद खरीदना था, लेकिन 2 महीने के बाद पता चला कि उसकी प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो हमें क्या हो सकता है, वो इंक्रीज होने के कारण हमें उसके अंदर अगर हमने मनी इन्वेस्ट किया तो क्या हो सकता है, हमें शायद नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि बोल नहीं सकते आगे जाके इसकी प्राइस डिक्रीज हो। मतलब इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन मतलब क्या, चढ़ उतार जिसे हम कहते हैं, उसके हिसाब से क्या होगा, अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शायद हमें सबसे ज्यादा अगर हमने अमाउंट उसके अंदर डाली गोल्ड के अंदर, तो शायद आगे जाके नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है, ठीक है। सो अवर नेक्स्ट पॉइंट, horizon risk. So what is meant by horizon risk? The risk that your investment horizon may be shortened due to unforeseen, unexpected event like a job loss may force you to sell investment that you were expecting to hold for a long time, making your lost money. देखिए इसके अंदर क्या बताया है, हॉरिजॉन रिस्क मतलब ऐसा रिस्क कि शायद आपको आगे चल के हो सकता है। जैसे कि मैंने आज बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट कौन से बेसिस पे की, मेरे करंट जॉब प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि मैंने मेरी करंट जॉब के प्रोफाइल के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, मेरी जो सैलरी है पर मंथ वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होती है 1 लाख रुपीज, ओके, एक एग्जाम तौर पे बता रहा हूँ। तो अगर 1 लाख रुपीज क्रेडिट होती है तो उसके अंदर से मैंने 70,000 और 60,000 मैंने क्या किया, इन्वेस्ट किया कौन से अदर पार्ट में। सपोज मैंने कोई बड़ा बिजनेस में चालू कर रहा हूँ, या मैं कोई बड़ा फ्लैट ले रहा हूँ,
ठीक है, तो उसके अंदर मैंने मेरा पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, लेकिन सडनली अगर मेरे जॉब के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है, जैसे कि अभी देखिए कोरोना की वजह से बहुत लोगों के जॉब जा चुके हैं, मतलब बहुत लोगों को जॉब जॉब से निकाला गया है, ठीक है, या किसी कारण उन लोगों को जॉब छोड़ना पड़ा है, सही है, तो ऐसे टाइम पे मेरी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, पूरी नहीं होगी, आधी ही रहेगी, तो उसे ही कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल रिस्क, कि ये रिस्क कैसे भी आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड है, कोई कंडीशन आ सकती है, कोई मेडिकल मेडिकल प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, या किसी कारण हमारा जॉब जा सकता है, तो इसी वजह से क्या होगी, हमारी इन्वेस्टमेंट अधूरी रहेगी, तो उसे ही कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल रिस्क। अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट पॉइंट, longevity risk. So longevity risk के अंदर क्या होता है, it refer to the risk of outlying increasing your saving and relevant for people who are retired or nearing retirement. इसके अंदर क्या बताया, देखिए कि अगर मैं रिटायरमेंट के करीब जाता हूँ, ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखिए जब रिटायरमेंट आता है, रिटायरमेंट का टाइम आता है, तो लोग इन्वेस्ट करना छोड़ डालते हैं, सही है, क्या करते हैं वो लोग, सेविंग में ज्यादा बिलीव करते हैं, क्या कहते हैं कि अगर हमारी सेविंग ज्यादा होगी तो हमारी रिटायरमेंट के बाद क्या आ सकती है, काम आ सकती है, सही है, लेकिन इसके अंदर भी क्या रिस्क बताया गया है कि अगर हमारी सेविंग ज्यादा है, हम सेविंग करेंगे, लेकिन सेविंग से पैसे बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेंगे, सही है, पैसे बढ़ते कैसे, अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ लगाते हैं, तो हमारे क्या होगा, पैसे बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं और बढ़ती भी है, सही है, तो ये एक रिस्क हो सकता है इसके अंदर, लॉन्जेविटी रिस्क के अंदर, कि अगर हमने इन्वेस्ट करना छोड़ दिया, सिर्फ सेविंग के ऊपर फोकस किए, तो रिटायरमेंट के टाइम पे हमें वो रिस्क उठाना पड़ सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्क। अभी इसके अंदर क्या बताया गया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्क के अंदर, इट रेफर टू द रिस्क ऑफ लॉस दैट अराइज व्हेन इन्वेस्टिंग इन फॉरेन कंट्रीज, फॉर एग्जांपल द रिस्क ऑफ नेशनलाइजेशन, व्हेन यू बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट, देयर इज रिस्क ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट माइट अफेक्ट योर कैपिटल। देखिए इसके अंदर क्या बताया कि अगर आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपना जो पैसे है वो अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, और सडनली आपके और आपकी कंट्री के रिलेशन, दूसरी कंट्री के रिलेशन खराब होते हैं दूसरी कंट्री के साथ, तो आपने जहाँ फॉरेन अपने पैसे इन्वेस्ट किया है, वो कहेगी दूसरी कंट्री की, आप हमारे साथ बिजनेस मत कीजिए, हम आपको यहाँ पे बिजनेस करने नहीं देंगे, कोई सोशल फैक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल फैक्टर इन्वॉल्व है इसके अंदर, सही है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो कहेंगे कि हम आपको यहाँ पे बिजनेस करने नहीं देगी, तो ऐसे टाइम पे आपकी इन्वेस्टमेंट वहां पे भी क्या हो जाएगी, अधूरी रह जाएगी, ठीक है, आप वहां पे बिजनेस नहीं कर सकते, तो ये होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्क के अंदर, ठीक है। सो ये थे हमारे पूरे पॉइंट्स। थैंक यू।